मोदी है तो मुमकिन है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे ने इस बात पर एक बार फिर मोहर लगा दी है, जिससे बीजेपी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है और इस जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर सजा है। 3 दिसंबर को बीजेपी का दिल खुश कर देने वाले नतीजे आए और आज यानी 4 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया, जहां जीत से उत्साहित एनडीए सांसदों का उत्साह देखने लायक था। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंचे तो उनका कितना और कैसा जोरदार स्वागत हुआ, सबसे पहले आपको यही दिखा देते हैं। तो एक बार फिर साबित हो गया कि देश की राजनीति में बीजेपी के सामने कोई नहीं है टक्कर में। ये बातें सुनने में थोड़ी नाटकीय लगती हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो भी कम नाटकीय नहीं है। चाहे फिर वो मध्य प्रदेश में करीब 2 दशक की सत्ता विरोधी लहर को चीरकर बहुमत और बड़ी जीत हासिल करना हो, या राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज कायम रखने में कामयाबी हासिल करना हो। तमाम अनुमानों को गलत साबित करके छत्तीसगढ़ में शानदार वापसी करने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि तेलंगाना में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से नहीं था और मिजोरम में भी बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट पर ही जीत दर्ज की है। आज संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को नसीहत दी है और पूरे विपक्ष से अपील की है कि संसद से बाहर मिली हार का गुस्सा संसद में मत निकालिए। वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत इस बात की मुनादी कर रही है कि 10 साल के बाद भी ब्रांड मोदी लगातार मजबूत होता जा रहा है। देश की राजनीति में अब मोदी का सिर्फ नाम ही काफी है और अब लोकल में भी मोदी का नाम ही वोकल है। इसलिए बीजेपी के लिए अब कोई चुनाव लोकल नहीं है, बल्कि हर चुनाव नेशनल है। इतनी बड़ी जीत के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जोश हाई है और विपक्ष का उत्साह ठंडा पड़ चुका है। वैसे बीजेपी का जोश हाई होना और विपक्ष का बीपी लो होना तो बनता है, क्योंकि 3 राज्यों में मिली इस जीत और तेलंगाना में बेहतर प्रदर्शन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए धुआंधार बैटिंग वाली पिच तैयार कर दी है। क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ 2 नए राज्यों में सत्ता हासिल की है, बल्कि अब वो देश की 41% आबादी पर अकेले राज कर रही है। अगर एनडीए के लिहाज से देखें तो बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ आधी से ज्यादा आबादी पर शासन कर रही है, जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का शासन सिर्फ 8.5% आबादी पर ही रह गया है। हालांकि गठबंधन सहयोगियों के साथ कांग्रेस करीब 20% आबादी पर राज कर रही है।
अब हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि देश की आधी आबादी पर अब बीजेपी का रूल कैसे है। अब देश के 12 राज्यों की सत्ता बीजेपी के हाथों में है, जिनमें 16.5% आबादी वाला उत्तर प्रदेश, 6.5% आबादी वाला मध्य प्रदेश, 5.5% आबादी वाला राजस्थान और 5% वाला गुजरात भी शामिल है। यानी इन 4 राज्यों को मिला लें तो देश की 33% से ज्यादा आबादी पर बीजेपी की सत्ता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा समेत 12 राज्यों की कुल 41.51% आबादी पर बीजेपी अपने खुद के बूते पर शासन कर रही है। इन 12 राज्यों के अलावा बीजेपी महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में भी गठबंधन के जरिए सरकार में शामिल है। इस तरह कुल मिलाकर देश की 51.25% आबादी पर बीजेपी का शासन है। जैसे जैसे बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस का राज तेजी से घटता चला जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हालत क्या हो चुकी है, ये इस मैप के जरिए देखा और समझा जा सकता है। अब सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस का एक छत्र शासन चल रहा है और ये राज्य हैं कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, जहां देश की करीब 8.5% आबादी बसती है। गठबंधन सहयोगी के तौर पर भी कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों की सत्ता में भागीदार रह गई है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड और तमिलनाडु। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस का शासन देश की करीब 26% आबादी पर ही रह गया है। इन चुनावों को 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा है और नतीजों से साफ पता भी चल रहा है कि अगले साल भी मोदी सरकार रिपीट होने के चांस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। और कांग्रेस की हार के बाद तो अब इंडिया अलायंस में भी बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। इस चीज को, इस विमर्श को समझना होगा। दिक्कतें आएंगी लेकिन दिक्कतें रिजॉल्व भी होंगी। कांग्रेस को भी थोड़ा दिल बड़ा करके एक इंडिया गठबंधन की सामूहिकता के प्रति संवेदनशील होना होगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों में विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा और आने वाले समय में मैं समझता हूं हर हार हमें सबक सिखा के जाती है और हर हार में कहीं ना कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। जो भी रिजल्ट्स आते हैं 2018 के रिजल्ट्स देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जनता इंडिया के मुद्दों पे वोट करती है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। जो हम लोगों ने सोचा नहीं था वैसा रिजल्ट आया। छत्तीसगढ़ में हमारा वोट परसेंटेज मात्र 1% घटा है। कहीं ना कहीं ये चूक हुई है, ये हम समीक्षा का विषय है जो हमारी पार्टी बैठ के करेगी। जहां तक हमारे 3 राज्यों में हार का सवाल है, हम जनता का जो आदेश है और जनता ने जो किया हम उसको सर आंखों पे रखते हैं। जीत और हार होती रहती है। हम लोगों को हार से भी सीखना चाहिए और जिनने जीता है उससे भी सीखना चाहिए कि भारत को एक रखना है, भारत सबके लिए है और भारत को मजबूत करना हम सबका काम है। कोई अलायंस में फर्क नहीं पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क हार्डर, स्ट्रॉन्गर, ज्यादा काम करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरी हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की सत्ता का लगभग सफाया हो चुका है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहां कांग्रेस का पतन हो चुका है, क्योंकि फैक्ट यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़, तीनों ही हिंदी बेल्ट के राज्यों में कांग्रेस का सत्ता से अंत भले ही हो गया हो, लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस खत्म नहीं हुई है और इसका सबूत है विधानसभा चुनाव का वोट शेयर। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे। इस बार भी कांग्रेस को 40.5% वोट हासिल हुआ है, यानी सिर्फ 0.5% वोटों की ही कमी आई है। राजस्थान में तो इस बार कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। 2018 में कांग्रेस का वोट शेयर 39.3% था, जो अब की बार बढ़कर 39.53% हो गया। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वर्ष 2018 में कांग्रेस को 43% वोट मिले थे और अब की बार 42.2% वोट मिले हैं, यानी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को सिर्फ 0.8% वोटों का ही नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखें
तो तीनों ही राज्यों में कांग्रेस का वोट शेयर कमोबेश पिछली बार के बराबर ही रहा है। तीनों राज्यों में बीजेपी ने अन्य पार्टियों और निर्दलीयों के वोटों में सेंध लगाई है और इसीलिए वोट शेयर का ज्यादा ना घटना कांग्रेस को उत्साहित करता है। भले ही वो वोटों को सीटों में ना बदल पाई हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी वोट शेयर के दम पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की रणनीति बना रही है। जो चुनाव में आम लोग अपने राय डाले हैं और जिस राय को नतमस्तक सारे विपक्ष सम्मान के साथ मान चुके हैं, उस समय मोदी जी की इस तरीके की ज्ञान ये और कुछ नहीं, सिर्फ विपक्ष को हारने के समय मजाक उड़ाना, यही उनका सबसे बड़ा तरीका है। तो जब विपक्ष हारे तो हार को लेकर अगर मजाक उड़ाए तो ये क्या नकारात्मक राजनीति नहीं है? जी न्यूज़।